नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब ये किस तरह इस पूरी सूरत हाल को काबू किया जा सकता है, इस फ़र्क को कैसे पूरा किया जाएगा। टैक्स नेट को अगर नहीं बढ़ाया जाता तो क्या जो लोग पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर इसका बोझ मजीद लाद दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फिगर सामने आ रहे हैं 58 खरब का टैक्स वसूली का फ़र्क सामने आया है, ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो सकता है जबकि हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से टैक्स का जो इस वक्त वॉल्यूम है वो लोगों पर मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। नुमान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, ये हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी कि जितने मुल्क में माशी एक्टिविटी होती है उसकी बनिस्बत जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि हमारे जो बड़े बड़े टैक्सेशन के इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट से आउट हैं। जैसे कभी आपने ही बताया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, 4 बड़े सेक्टर हैं हमारे जो हमारे टैक्स नेट से बाहर हैं। आपका रिटेल है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ये 4 है जहाँ पे पूरा कैश बेस्ड इकोनॉमी चलती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जब तक इन टैक्सेस को, इन सेक्टर्स को इकोनॉमी के दायरे में कायम नहीं लाया जाएगा, इससे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो कभी भी आपका मजबूरी है कि अगर आपने IMF के टारगेट्स मीट करने के लिए टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, तो आपने उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाना होगा जो ऑलरेडी टैक्स के इसके अंदर है। अब इसकी 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिसको मैं कहूँगा। इसके लिए एक तो आपको टेक्निकल या टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत होती है, जो आपका पेमेंट सिस्टम है। दूसरी चीज़ ये पॉलिटिकल विल हो कि वो चीज़ों को ठीक करे, और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट अभी आई है तो उनके पास एक टाइम है, इन्होंने नई टीम भी लाने की कोशिश की है, फाइनेंस की, नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, SIFC एक लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेके आती है। अब पॉलिटिकल विल के बाबिल की बात है कि अगर पॉलिटिकल विल मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स की रिफॉर्म्स आ जाएंगी। अगर ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं इसको हम इकोनॉमी के अंदर लेके नहीं आएंगे, टैक्सेशन के नेट के अंदर, तो फिर नतीजा यही निकलेगा, हमारे आपके ऐसे जो आम लोग हैं वो मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। सही। और नुमान साहब, ये जो अगला IMF का प्रोग्राम है उसको हासिल करने के लिए उससे पहले ये सारा सिलसिला करना पड़ेगा, ये इस्लाहत लेकर आनी पड़ेंगी, चूंकि रिटेल सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को या रियल एस्टेट सेक्टर को अगर नहीं लाया जाता टैक्स नेट के अंदर तो फिर ये फ़र्क तो ये आने वाले दिनों में और मजीद बढ़ सकता है। देखिए, कुछ इकदाम तो फौरी तौर पर करने होंगे, क्योंकि जब IMF अपना प्रोग्राम लॉन्च भी करता है तो कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट जो कहते हैं उस होती हैं। उसका मतलब ये होता है IMF कहता है कि प्रोग्राम लेने से पहले कुछ ऐसे इकदाम हैं जिसको आपने करके दिखाने हैं। अब ज़ाहिर IMF का जो टॉप लाइन, जो मेन क्राइटेरिया है वो है टोटल टैक्स कलेक्शन। अब टोटल टैक्स कलेक्शन जो है वो आप कैसे करते हैं? वो एग्जिस्टिंग लोगों पर बढ़ा के करते हैं या आप नए सेक्टर्स पे करते हैं? IMF, हमने देखा है कि IMF इतना ज़्यादा उस पर पुश नहीं करता। IMF ने बहुत सारी चीज़ों पर पुश किया है, लेकिन कभी भी जो अनटैक्स सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके ऊपर उसको डॉक्यूमेंटेशन नेट में लाने के लिए IMF ने बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया गया। रिकमेंडेशन तो दी गई लेकिन पुश नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा वक्त है कि IMF का प्रोग्राम भी आने वाला है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर जो है गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को टैक्सेशन नेट के अंदर लाने की कोशिश करें तो अच्छा हो जाएगा। वरना नतीजा क्या निकलेगा? अगर इस वक्त, आज की तारीख में, अगले 2-3 महीनों के अंदर इन सेक्टर्स के हवाले से जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई गई, जब IMF की नेगोशिएशन फाइनलाइज हो रही होंगी तो मजबूरन कोई और ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि लेकिन गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं एक और भी चीज़ इसके अंदर कहना चाहूँगा, जी जी वो जी। ये है कि जिस तरह हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो ऑनलाइन पेमेंट्स या POS के ऊपर चलता है। जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर पेमेंट सिस्टम की डिजिटाइजेशन नहीं होगी, तब तक आपकी टैक्स कलेक्शन को और बाकी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को, फेडरल FBR को, सब इदारों को इसके लिए मिलकर काम करना होगा, तभी जाके ये मसला हल हो सकेगा। सही। और नुमान साहब, ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं ये इनके लिए अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी माजी की हुकूमतें क्यों नहीं तरतीब दे सकी? हमें याद है जब शब्बर जैदी साहब को लाया गया था उस वक्त भी बड़े बुलंद-बांग दावे किए गए थे, लेकिन फिर वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे। रुकावट कहाँ आती है? क्यों हुकूमत बेबस हो जाती है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि हर काम डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। इसमें आपने जो इकोनॉमी है उसको ऑनबोर्डिंग करनी होगी, यानी आपने उनको कोई ना कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन देना होगा कि भाई हम इसको लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो वो लोग जिनको कभी टैक्स देने की आदत ही नहीं रही, उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पहले लो टैक्स रेट से सिस्टम के अंदर लेके आना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट को उसको बढ़ाना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जब ये टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, हालांकि पहले कभी वहाँ टैक्सेशन मौजूद नहीं था, तो क्या किया, पहले वैट को कम रखा गया, फिर वैट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया। टैक्सेशन की ये पूरा सिस्टम होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता। हमें इसके 2 या 3 साल की हिकमत अमली वज़ा करनी होगी, किस तरह रियल एस्टेट को, ट्रांसपोर्टेशन को, और बाकी चीज़ों को हमने जो है, और रिटेल को इस टैक्सेशन नेट के अंदर लाना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो लोग आज टैक्स नहीं दे रहे कल सुबह उठें तो वो टैक्स देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो है डिजिटल जी
लेके आएंगे। हमारी अक्सर बात होती है एफबीआर की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर की। देखिए, एक है एफबीआर के सिस्टम को डिजिटाइज करना और एक है इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, इकोनॉमी के पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज करना। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब तक आपका पेमेंट सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होगा, तब तक कभी भी इकोनॉमी को आप जो है इसको आप डिजिटाइज नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। सऊदी अरेबिया के अंदर जब उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को लेके आए तो 2030 का जो विजन 2030 है उसका एक टारगेट ये है कि 80% ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग टू बी कैशलेस, जो है वो कैशलेस होगी। तो हमने भी इस किस्म का एक टारगेट बनाना होगा कि अगले 5 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी के अहदाफ मुकर्रर करने होंगे कि हमने इकोनॉमी को 50% फॉर एग्जांपल कैशलेस करना है, यानी कैश ट्रांजैक्शन को खत्म किया जाए। उसके जो भी इकदाम करना पड़े, उस पर आपको टैक्स बढ़ाना हो, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेना हो, बड़े नोटों की सर्कुलेशन कम करनी हो, बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स जो कि कैश की तरह इस्तेमाल होते हैं उनकी सर्कुलेशन कम करनी हो, ये सारे इकदाम करने होंगे। क्योंकि जब तक इकोनॉमी को आप डिजिटाइज नहीं करेंगे, पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज नहीं करेंगे, तब तक एफबीआई के कलेक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते। सही। और नवाज साहब, ये भी जरा इस पॉइंट पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये जब हम रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की बात करें तो उनकी इनकम पर टैक्स की बात हो रही है ना, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि एक कंज्यूमर उनसे बाय कर रहा होता है तो वो उस पर जो सेल्स टैक्स है वो कंज्यूमर पे कर रहा होता है, तो ये उनके इनकम पर टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, बात ये है कि ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है, मैं समझता हूँ कि आप इनकम पर टैक्स लेंगे तो वो जो है आपको जो रिटेलर पे करेगा, और अगर जो है आप उसकी टॉप लाइन पे या उसकी रेवेन्यू पे टैक्स ले लेंगे तो वो कंज्यूमर पे करेगा। जो भी कारोबारी बंदा कारोबार करता है, अगर वो इनकम पे भी टैक्स पे कर रहा है तो अपनी वो कॉस्टिंग करता है, कॉस्टिंग या प्राइसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है। तो अगर उसे इनकम पे भी टैक्स देना है तो उसको प्राइस नेट में शामिल करता है। हर बंदा जो है नेट ऑफ टैक्स की बेस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मेरा ख्याल है हमारे एफबीआर ये बाकी इदारों में पाई जाती है, या वर्ल्ड बैंक ने भी इसको कहा है कि अगर आप पेमेंट या टॉप लाइन पे करेंगे तो रेवेन्यूज़ के उस वक्त आपको जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा अपने उसका जो इंसिडेंस है वो आम आदमी पे पड़ेगा, और अगर आप इनकम पे करेंगे तो वो उसका जो है वो उसको बिजनेसमैन को देना पड़ेगा। ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन सिस्टम को जितना आसान रखा जाए वही अच्छा है। बेहतर यही है कि जिस तरह हमारी सेल टैक्स की कलेक्शन हो रही है, इसी तरह टॉप लाइन पे रेवेन्यू पे 1% या 0.5% जो भी हम एग्री करते हैं रिटेलर से, वो लगाएं और सिस्टम को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। सही। और नवाज साहब, ये जो एक बहुत मसला है तो टैक्सेशन सिस्टम का वो ये है कि लोग डरते हैं टैक्सेशन नेट के आने के कि बाद में इसकी कंप्लायंस कौन भुगतेगा, इसकी पेमेंट्स कौन करेगा, इसकी हर 6 महीने की 3 कौन भुगतेगा। आप सिस्टम को पूरा जो पेमेंट सिस्टम जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ से ट्रांजैक्शन वजूद में आती है, वहाँ से उसको स्ट्रीमलाइन कर दें और ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। सही। और मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगाने का सिलसिला एफबीआर की जानिब से शुरू हुआ था, वो एक्टिविटी भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी अब महदूद हो गई है, वो उसमें वो तेज़ी नहीं नज़र आ रही जो कि अब तक आनी चाहिए थी, और अब तक तो लाखों की तादाद में ये इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी हमें एफबीआर थोड़ा सा ज़रा आप समझें कि नॉन एक्टिव नज़र आ रहा है। देखें, अगर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि आप जो है जो टैक्सेशन सिस्टम को पीओएस से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो ये जो है अगर आप इसको, अगर एफबीआर स्लो भी है तो एफबीआर को दोबारा एक्टिवेट होना चाहिए, और आई थिंक कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है और एसआईएफसी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आपकी एक सिंगल पॉइंट हो जहाँ से आपका सेल टैक्स भी कलेक्ट हो, जहाँ से आपका इनकम टैक्स भी कलेक्ट हो, एंड दैट्स इट, देयर यू गो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ये रिटेलर के लिए भी आसान हो जाएगा, और रिटेलर को कंफर्ट भी होगा कि अगर हमारा सिस्टम फुल्ली कंप्लाइंट है तो हमने थोड़ा सा टैक्स पे करना है और हम जो है हमारी जान छुट जाएगी। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको जो है उसको हमें ख़त्म करना होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है आप जो है अब आज के ज़माने में कि आप वही पुराना जो है 50 साल पुराना वाला पेपर बेस्ड सिस्टम लगा के चलें और आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि लोग खुद से आके पूरा टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली ये सब चीज़ें ये नॉर्मली सिस्टम इसलिए रखी जाती हैं कि ताकि लोगों के पैसे बनते रहें, लेकिन अभी जो ये खांचेबाजी है, ये पैसे हैं, इसको हमने खत्म करना होगा और पूरा एंड टू एंड सिस्टम को डिजिटाइज करना होगा। और इसका पीओएस जो था, इसका एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, और मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे रिटेलर, चाहे हजाम की दुकान ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आप पीओएस लगा दें, हर बंदा है पेमेंट अपनी ऑनलाइन करें। क्योंकि देखिए, अभी आपने शुरू में जो बात की थी बेसिकली कि हमने जो है जो टैक्सेशन, जो टैक्स का जो इंसिडेंस है, जो टैक्स का जो बर्डन है, वो आम आदमी में बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो ये आम आदमी क्यों ज़्यादा पड़ा है? क्योंकि बहुत थोड़े से लोग दे रहे हैं। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, ऑटोमेटिकली आम जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो कम होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो साउथ एशिया में वन ऑफ द, या बल्कि एशिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्सेशन है। तो हम एक तरफ बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आप ये बताइए कि जिस मुल्क में 30% इन्फ्लेशन हो, तकरीबन 23% आपका जो है वो आपका पॉलिसी रेट है, यानी 27% बोरोइंग कॉस्ट है, और तकरीबन 40% आपका जो है वो टैक्स रेट जी
को कम नहीं करेंगे, कोई एफडीआई मुल्क के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो नवाज साहब, ये पाकिस्तान का जो आईएमएफ से मुआहिदा हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी तकरीबन 15 करोड़ डॉलर की एक फंडिंग पाकिस्तान में हो रही है। अब दीगर मालियाती इदारों से भी फंडिंग की राह हमवार हो जाती है जब आईएमएफ के साथ आप प्रोग्राम में चले जाते हैं। अभी तो ज़ाहिर ये 9 मंथ्स का जो प्रोग्राम था इसका एंड है, नए प्रोग्राम में भी पाकिस्तान को जाना है, लेकिन उससे पहले ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं कि अब दीगर जो मालियाती इदारे हैं दुनिया के, तो वो भी अब पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। देखें, ये जो मालियाती इदारों की फंडिंग आती है, इसकी बुनियाद पे एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आपको जो रोके हुए पैसे थे आपको दे दिए, लेकिन इकॉनमी इसकी बेस पे चलती नहीं है। तो हमें जो है ना बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माइंडसेट से निकलना होगा। अभी भी हम जो है अगला जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं वो एक बताया गया है कि वो एक्सटेंडेड और बड़ा प्रोग्राम होगा, यानी 3 के बजाय शायद 5 साल का हो, और जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा। इसका मतलब ये है कि अगले 5-7 साल तक हम आईएमएफ के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्लान नहीं होगा, हम ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं बनाएंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हमारी जो एनजीओ गरीबों को राशन देती हैं, उसमें इतने पैसे मिलते हैं कि आप जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अगली चलें, अगली ना सही तो अगले 2-3-5 साल में हम निकले तो सही। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम आईएमएफ एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में उसी प्रोग्राम में खेलते चले जा रहे हैं। तो ये जो पैसा आता है आईएमएफ से आ गए, वर्ल्ड बैंक से आ गए, आप देखें ना कि अभी अगर आईएमएफ से आपने प्रोग्राम कर भी लिया तो मैक्सिमम आपको 6 बिलियन, अभी 3 बिलियन डॉलर अभी आपको मिले, तो 6 बिलियन डॉलर आपको शायद और मिल जाएंगे। वो 6 बिलियन डॉलर अगले 5 साल में मिलेंगे, यानी उसका एवरेज अगर आप लगाएंगे तो साल का 1-1.5 बिलियन डॉलर बनेगा। यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी 50-60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हों, 30-35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो, 30-35 बिलियन डॉलर आपके रेमिटेंसेस से आते हो, आपने अपने आईएमएफ से 1-1.5 बिलियन डॉलर साल के लेने के लिए आपने जो है अपने पूरे सिस्टम को बैठाया हुआ है। तो उसका मतलब है कि कहीं हमारा फॉल्ट है ना, हमने अपनी इकोनॉमी की सही प्लानिंग नहीं की है। तो हमें इसी को सिस्टम बनाना होगा कि हम जो है आईएमएफ के चक्कर से निकल सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या चाहे एक्सपोर्ट बेस्ड हो, हमने उसको हर सूरत उसको ग्रो करना होगा, वरना कभी भी आप जो है। और देखिए आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ना, ये 2 या 3 साल का, इससे नहीं होता कि उसके बाद अगले प्रोग्राम में चले जाएं। इसका मकसद ये होता है कि इस दौरान अपने मामलात को आप ठीक कर लें और उस दौरान और आप जो है आगे बढ़ें। लेकिन हम अपने मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आज भी 3 से 5 साल का एक इकोनॉमिक प्लान बना लें तो होगा ये कि जब तक ये अगला प्रोग्राम आईएमएफ का कंक्लूड होगा तो हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे। सही, तो इसका मतलब जो आईएमएफ की जो इमदाद या फंड जो सामने आज जो हमें मिलता है, हम उसको फिर सही तौर पर नहीं लगा पाते ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि जहां से फिर हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सके। भी जो 2 प्रोजेक्ट्स पर ये पैसा लगाया जा रहा है, जो इस वक्त ये तकरीबन 15 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर सिंध में बिराजों की हिफाजत के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर ये इस्तेमाल होंगे। तो ये अगर हमें अपने डैम्स को या इस तरह की चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम अगर ये फंड्स ये लगा देंगे तो ये फंड तो एक तरह से ज़ाया हो जाएगा। देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक अलग अलमिया है कि बहुत सारी डोनर फंडिंग या इंटरनेशनल इदारों की फंडिंग आती है, उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म या ओवरसाइट मैकेनिज्म अक्सर बहुत वीक होता है। उसकी कागजी कार्रवाई तो पूरी हो जाती है लेकिन उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। ये पूरी दुनिया में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। तो देखिए उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि जो पैसे जिस प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं वहीं लगने चाहिए, उसका इस्तेमाल पूरा होना चाहिए। लेकिन तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारों में फंडिंग की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है आईएमएफ के पैसे तो हम लेते हैं अपना बजट डेफिसिट, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए। लेकिन जहाँ तक जो तरक्याती फंड्स हैं, अगर वो आते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।